नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आकाश त्रिपाठी अंकित एक बार पुनः आप सभी का विवेकानंद विद्यालय बरवार हरदोई के आधिकारिक यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। 10th बायोलॉजी के जीव विज्ञान के द्वितीय अध्याय पौधों और जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के कुछ महत्वपूर्ण शेष प्रश्नों के साथ मैं पुनः उपस्थित हूं। आइए आज का सेशन प्रारंभ किया जाए। आपकी स्क्रीन पर रहा ये पहला सवाल। इंसुलिन के विषय में गलत तथ्य चुनिए। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इंसुलिन हार्मोन के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है यह अग्न्याशय से उत्पन्न होता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वह अग्न्याशय में जो बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं उनसे उत्पन्न होता है। तो यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा ऑप्शन है यह रक्त में शर्करा के स्तर का नियंत्रण और नियमन करता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट यह है कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है, अर्थात शर्करा के नियमन का कार्य करता है। तो बिल्कुल यह सही स्टेटमेंट है। और यह शरीर की वृद्धि और विकास का नियमन करता है। और अंतिम यहाँ पर स्टेटमेंट है इसके अपर्याप्त श्रावण से मधुमेह रोग हो जाता है। अपर्याप्त मतलब पर्याप्त मात्रा से कम, अर्थात इसकी जो कमी से है वो मधुमेह रोग हो जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है यह शरीर की वृद्धि और विकास का नियमन करता है, यह बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वह वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन है, पादप हार्मोन कौन सा है। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन है थायरॉक्सिन, तीसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन और चौथा ऑप्शन है साइटोकाइनिन। तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन तीनों ये जंतु हार्मोन है और जो साइटोकाइनिन है वह एक पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन जिबरेलिन, ऑक्सिन, एबैक्सिक एसिड और एथिलीन ये सभी पादप हार्मोन होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है दुमिका, दूसरा ऑप्शन है सिनेप्स, तीसरा ऑप्शन है एक्सान और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आवेग। तो जो दो तंत्रिका कोशिका होती हैं उनके बीच में जो खाली स्थान होता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो दो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा कार्य है। पहला ऑप्शन है सोचने के लिए, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये कि मस्तिष्क का काम सोचना है। दूसरा ऑप्शन है हृदय स्पंदन के लिए, तो हृदय जो होता है वो शरीर की मस्तिष्क जो होता है वो शरीर की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण और नियमन करता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यह भी। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, तो मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस भाग है वो संतुलन ताप नियंत्रण का कार्य करता है, यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसलिए तीनों सही स्टेटमेंट हैं, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मस्तिष्क सोचने, हृदय स्पंदन, शरीर का संतुलन बनाए आदि कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं। एक न्यूरॉन के एक्सान के अंतिम छोर की शाखाओं तथा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रान के बीच
संबंध कहलाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो जो न्यूरॉन का एक्सान होता है उसके अंतिम छोर पे जो शाखाएं पाई जाती हैं तथा दूसरा न्यूरॉन जो होता है उसका जो डेंड्राइन होता है उसके बीच में क्या संबंध होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है सिनेप्सिस, तीसरा ऑप्शन है कमिस्योर और चौथा ऑप्शन है न्यूरल संधि। तो जो न्यूरॉन के एक्सान का अंतिम छोर तथा जो दूसरा न्यूरॉन होता है उसका डेंड्राइन, इसके बीच जो संबंध होता है उसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रैनवियर का नोड कहाँ स्थित होता है? रैनवियर का नोड कहाँ स्थित होता है? यह भी एक तंत्रिका तंत्र का भाग होता है रैनवियर का नोड। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर पाया जाता है। पहला ऑप्शन है साइटॉन, दूसरा ऑप्शन है माइटॉन और तीसरा ऑप्शन है एक्सॉन तथा चौथा और अंतिम ऑप्शन है टेलोडेंट्रिया। तो आपको ये बताना है यहाँ पर रैनवियर का नोड कहाँ उपस्थित होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जो रैनवियर का नोड होता है वो एक्सॉन में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको बताना है कि जो पौधों में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है उत्प्रेरक, दूसरा ऑप्शन है नियंत्रक, तीसरा ऑप्शन है हार्मोन और चौथा ऑप्शन है श्वसन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि पौधों में जो वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं उन्हें हम हार्मोन कहते हैं, हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क के टेम्पोरल पाली किस कार्य में सहायक होते हैं? यहाँ पर बताना है कि मस्तिष्क का जो एक भाग है टेम्पोरल पाली, इसका कार्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है स्पर्श के प्रति, टचिंग के लिए, दूसरा दृश्य संवेदनाओं के लिए, देखने के लिए, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है श्रवण सुनने के लिए और चौथा ऑप्शन है पेशीय नियंत्रण के लिए। तो यहाँ पर जो टेम्पोरल पाली होती है जो मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, यह स्पर्श के प्रति, टचिंग के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है। आपको बताना है कि जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वो किस प्रक्रिया पर नियंत्रण करता है। पहला ऑप्शन है सभी ऐच्छिक कार्यों का, दूसरा ऑप्शन है सभी अनैच्छिक कार्यों का, तीसरा ऑप्शन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का और चौथा अंतिम ऑप्शन है सभी प्रकार की दैहिक क्रियाओं का। तो जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वो हमारे मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक क्रियाएं जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है, ऐसे कार्य जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं उन्हें हम सब अनैच्छिक कार्य कहते हैं। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वो शरीर में होने वाले सभी अनैच्छिक कार्यों पर नियंत्रण करता है। तो अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? देखिए कि शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर पाते हैं उन्हें हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है उन्हें हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है। और प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? किसी उद्दीपक के प्रति अचानक व तीव्र प्रतिक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। मान लीजिए उद्दीपक का मतलब होता है ताप, दाब आदि जो हैं इनके प्रति जो हम तुरंत अचानक प्रक्रिया करते हैं। मान लीजिए आपके किसी ने पिन चुभोई और पिन चुभोने के बाद में आप जो प्रतिक्रिया करते हैं उसे ही हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं इनका जो नियंत्रण होता है वो मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है तथा जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण जो होता है वो पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा होता है। और जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो मुख्य रूप से मेरुरज्ज के द्वारा नियंत्रित होती हैं, नोटोकार्ड के द्वारा नियंत्रित होती हैं। और जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं ये मस्तिष्क के द्वारा भी नहीं नियंत्रित होती, किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं, ये अपने आप होती हैं। अर्थात जैसे छींक आना है
पलकों का झपकना है, ये जो है इन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता। ऐसे अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं देख लीजिए आप। हृदय का धड़कना, सांस लेना, पाचक नली का क्रमांकुचन, ये जो है ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और खांसना, छींकना, मुंह में लार आना, पलके झपकना जो है ये आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? आपको बताना है कि सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग कौन है। पहला ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क। तीसरा ऑप्शन है सेरेबेलम। चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क का सबसे बड़ा कौन सा भाग है। तो जो प्रमस्तिष्क होता है, जिसे हम सेरेबेलम के नाम से भी जाना जाता है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। मेरुरज्ज निकलता है। आपको बताना है कि मेरुरज्ज कहाँ से निकलता है। पहला ऑप्शन है प्रमस्तिष्क से, दूसरा ऑप्शन है अनुमस्तिष्क से, तीसरा ऑप्शन है पांस से, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर मेडुला से। तो जो मेरुरज्ज होता है वो जो मेडुला ऑब्लांगेटा से निकलता है, अर्थात इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि जो मेरुरज्ज होता है उसका संबंध जो पश्च मस्तिष्क का भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, इससे होता है। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? यहाँ पर आपको बताना है कि जो ग्लूकोज का एक अणु है वो कितने ऑक्सीजन परमाणु देता है, या उसमें कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 12। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। तो यहाँ पर ग्लूकोज में कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं आप देख सकते हैं। ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जो मनुष्य में ऐसी प्रक्रियाएं जो उसकी इच्छा के अनुसार होती हैं, उन पर मस्तिष्क के किस भाग का नियंत्रण होता है? ऑप्शन पहला है सेरेबेलम, दूसरा है सेरेब्रम, तीसरा है थायराइड और चौथा है पिट्यूटरी। तो यहाँ पर थायराइड और पिट्यूटरी ये दोनों अलग ग्रंथियाँ हैं, केवल 2 ही भाग बचते हैं मस्तिष्क के, सेरेबेलम और सेरेब्रम। तो जो मनुष्य की ऐच्छिक गतियाँ हैं जो उसकी इच्छा के अनुसार होनी हैं, उन पर सेरेब्रम के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो जो मनुष्य में मादा सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन, तीसरा है ऑप्शन रिलैक्सिन और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो मादा जनन अंग के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन और रिलैक्सिन ये तीनों हार्मोन जो हैं वो स्रावित होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन नामक हार्मोन मादा जननांग से स्रावित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? आपको बताना है कि जो न्यूरॉन कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है कोशिका काय या साइटोन में, दूसरा ऑप्शन है एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष में, तीसरा ऑप्शन है द्रुमिका या डेंड्राइट्स में, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो न्यूरॉन में केंद्रक जो है वो कोशिका का अर्थात साइटोन में पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? आपको बताना है कि शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पहला ऑप्शन है पिट्यूटरी द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सेरेबेलम के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है स्पाइनल कार्ड द्वारा, चौथा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस द्वारा।
तो जो शरीर का तापमान होता है वो यहाँ पर हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताना है। यहाँ पर मनुष्य में पाई जाने वाले सबसे लंबी कोशिका का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है रक्त कोशिका, दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, तीसरा ऑप्शन है मांसपेशियाँ, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि हमारे शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे सामान्यतः न्यूरॉन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। यहाँ पर कौन सा हार्मोन होता है जो पौधों में बीज रहित अनिषेक फलन के लिए उत्तरदायी होता है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर साइटोकाइनिन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सिन, तीसरा है जिब्रेलिन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन। तो जो पौधे होते हैं उनमें ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन के प्रयोग के द्वारा बीज रहित फलों का निर्माण किया जाता है। बीज इसमें ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन के प्रयोग के द्वारा जो बीज होते हैं वो बिना बीज वाले अनिषेक फलन को प्रेरित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों के समान कार्य नहीं करती है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर है अग्न्याशय, दूसरा है पीयूष ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है अंडाशय और चौथा ऑप्शन है वृषण। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि जैसा कौन सा निम्नलिखित में से कार्य नहीं करता। तो जो अग्न्याशय होता है वह इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण देता है? तो जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, जो मेगा किट आती है जिसके द्वारा प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, तो ये चार ऑप्शंस में से एक हार्मोन जो होता है वो बता देता है कि जो अब मादा प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो बताना है आपको। पहला ऑप्शन है HCG, दूसरा है HCT, तीसरा ऑप्शन है HPL और चौथा ऑप्शन है HCN। तो जो HCG नामक हार्मोन है यह मादा में गर्भवती होने का प्रमाण देता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल यहाँ पर, शरीर में इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। आपको बताना है कि कौन से हार्मोन की कमी से यहाँ पर या कौन से पदार्थ की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। पहला ऑप्शन है शर्करा, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो आयोडीन होता है उसकी कमी से जो है वो घेंघा रोग हो जाता है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा तथा आपके जो दूसरे मित्र हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें, इसलिए उन्हें शेयर करें और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी इसकी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 96217272 पर मैसेज करें और ग्रुप में जुड़ जाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।